हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज द पावर सिस्टम एंड द सबस्टेशन। ये आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण और बोल सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। सभी बच्चे स्टार्टिंग से ही देखिएगा, क्योंकि जब लेक्चर आप स्टार्टिंग से देखते हो तो आपको छोटी छोटी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से मिलती है और उसी का यूज करके आप थोड़ा सा आगे बढ़ पाते हो। ठीक है, तो आज से जो हम लोग चालू करने वाले हैं दैट इज द पावर सिस्टम जनरेशन। ठीक है, तो ये पार्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको देखना है, समझना है, बात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। पहले हम शुरू करेंगे बेटा व्हाट इज द पावर जनरेशन, क्योंकि डिफरेंट टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को जनरेट कर सकते हैं। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द जनरेशन, तो हमारे लिए मेन जनरेशन के लिए हमारे पास मशीन्स होती हैं। अब मशीन्स को हम लोग पावर जनरेशन के लिए, सबस्टेशन में हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है, पहले हम लोग पावर जनरेशन से शुरू करेंगे। तो पावर जनरेशन के लिए आपके पास जो डिफरेंट टाइप की मशीन्स है वो हम लोग मोस्टली हम लोग ऑल्टरनेटर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, ऑल्टरनेटर का यूज करते हैं, जो एक टाइप की एक एसी मशीन है, और इसमें हम लोग यूज करते हैं प्राइम मूवर का। ये प्राइम मूवर यहाँ पे इसके शाफ्ट को रोटेट कराता है एंड उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से बनती है। ठीक है, बहुत ही बेसिक तौर पे मैं समझाते चल रहा हूँ। बट यहाँ पे हमने किस चीज का यूज किया है, वी हैव यूज द प्राइम मूवर। ठीक है, यदि हम प्राइम मूवर का यूज कर रहे हैं तो उसी प्राइम मूवर से यूज करके हम लोग शाफ्ट को घुमाते हैं। शाफ्ट को घुमाने के बाद ये यहाँ पे रोटेशन होता है अंदर कॉइल्स का, एंड देन हमारे पास यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। उसी वो जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसी को फिर हम आगे ट्रांसफर करते हैं और फिर हमारे जो डिफरेंट एरियाज में वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होके आता है। तो ये तो बहुत बेसिक तौर पे है, जिसे हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल वे बोलते हैं। ये जो यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द कन्वेंशनल वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कन्वेंशनल वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए सबसे जो कन्वेंशनल वे है वो आपको यहां पे यूज करना है। आई थिंक इट इज क्लियर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो कन्वेंशनल वे है इसमें हम लोग प्राइम मूवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द प्राइम मूवर। इस तरीके से चलाने का जो, ठीक है, सिस्टम रहता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मूवर। मान लीजिए कि मैं प्राइम मूवर का यूज नहीं करता हूं, लेट अस से कि इफ वी आर नॉट यूजिंग प्राइम मूवर फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइम मूवर का यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल टाइप। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका सोलर, ठीक है, सोलर पावर प्लांट है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन प्राइम मूवर के थ्रू थोड़ा ना होता है। पीवी सेल्स का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को, सनरेज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आपके जो डिफरेंट फ्यूल सेल्स होते हैं उनका हो गया, और एटसेट्रा बहुत सारी पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये होता है बेसिक द कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, अभी इसी के बाद हम सेकेंड जो इसका बात करते हैं दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। कैसे कैसे टाइप के आपके रिसोर्सेस आपके बन सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेस होता है वो हम लोग देखने वाले। यदि मैं बात करूं, इसको दो डिविजन्स में मैं इसको बांट सकता हूं। फॉर एन एग्जांपल, पहला यदि मैं डिवीजन की बात करूं तो फर्स्ट डिवीजन मैं बात कर सकता हूं दैट इज अ रिन्यूएबल टाइप ऑफ रिसोर्स। कैसे कर सकता हूं, रिन्यूएबल टाइप ऑफ रिसोर्स में इसको बांट सकता हूं। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या आते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल यदि मैं बात करूं तो आपका सोलर एनर्जी, ठीक है, एक टाइप की क्या है, रिन्यूएबल है, बार बार हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा जो आपकी विंड टाइप एनर्जी रोथ रहती है, वो भी आपकी रिन्यूएबल टाइप की एनर्जी है। ओशियन हो गई, वो भी आपकी कौन सी है, रिन्यूएबल टाइप की एनर्जी है। हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो भी आपका क्या है, हाइड्रो एनर्जी है ना, तो हाइड्रो पावर प्लांट,
तो वो भी क्या है, एक टाइप का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मान लीजिए कि आप लोग यूज करना चाहते हैं बायोमास, तो वो भी एक टाइप की एटसेट्रा एटसेट्रा आपके, ठीक है। सेकंड हम लोग प्रोसीड करते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्सेज जो जनरेशन के लिए हमारे काम आते हैं, ठीक है, बट ये इसका तरीका अलग है। तो अब हम लोग के कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं भाई, जैसे वहां पे एग्जांपल देखा, तो यहां पे भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऑयल का यूज कर, बार बार यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज किया वो धुएं में बन के उड़ गया। जैसे मान लीजिए कि आप यूज करना चाहते हैं कोल को यूज करना, तो ये भी क्या हो गया, बार बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या यूज कर सकते हैं, नेचुरल गैस यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज द नेचुरल गैस ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेस कहलाते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ रिसोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ रिसोर्स। जैसे क्या है, इसमें एक लैंग्वेज बड़ी फेमस है, दीज कैन बी रिप्लेनिस्ड कॉन्स्टेंटली, बार बार ये बनते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, दीज आर रिप्लेनिस्ड कॉन्स्टेंटली, ठीक है, ये ध्यान रखना, रिप्लेनिस्ड कॉन्स्टेंटली, तो बार बार ये क्या होते हैं, बनते रहते हैं। सेकंड है, दीज आर नॉन रिप्लेनिसिबल, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक फंडामेंटल है। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में यदि हम बात करें इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ जो लेटेस्ट डेटा दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपका कुछ डेटा आपका प्रोवाइड किया गया था रिसेंटली, उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसके भाई हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल चांसेस है। फॉर एन एग्जांपल मैं बात कर सकता हूं, व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो मैं कुछ डेटा लेके आया हूं जो आपके काम आ सकता है। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 393, ठीक है, या 3,93,389 मेगावाट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये हो गई टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मैं जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, हाइड्रो पावर प्लांट का कितना है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी टोटल कैपेसिटी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 45 होता है, अभी थोड़ा इंक्रीज करके दैट इज द 46.5 मेगावाट ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। यदि हम टोटल फॉसिल फ्यूल की बात करें ठीक है, उसमें कितना हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल यदि मैं बात करूं कि विंड का कितना है, तो यदि मैं विंड का मैं बात करूं तो 40.08 मेगावाट ऑफ एनर्जी आपको मिलती है। नेक्स्ट यदि मैं सोलर को बात करूं तो सोलर आपका मिलता है 49.39 मेगावाट। और एक आपका रहेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी रिसेंटली 5th लार्जेस्ट, ठीक है, उसमें आता है कि प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये फाइंड करना है, मेरी तरफ से आपको होमवर्क है कि आप इसमें कितना बोलोगे, मतलब आप कितनी इसकी वैल्यू है अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। रिसेंट डेटा के आप जब भी वीडियो देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, और रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग कहाँ है, ठीक है। हिंट के लिए आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पकड़ सकते हो, या फिर आपका एक वेबसाइट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं विकास पीडीएफ, वो आप लोग प्रेफर कर सकते हो। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक जनरेशन। जनरेशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी का पूरा एक लेआउट तैयार किया जाता है कि किस तरीके से जनरेशन एंड से लेके हम कंज्यूमर एंड तक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन करेंगे। तो फॉर एन एग्जांपल यहां से आपकी एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, यहां से एक इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट हो गई, और यहां से ये आपका ट्रांसफॉर्मर के थ्रू आपने इसको जनरेट, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। ये वाला जो सेक्शन होता है, ये वाला जो सेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन लाइन। क्या कहलाता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन लाइन। इसी ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक चीज ऐड करते रहता हूं। फिर ये आपका है ना फर्दर जो है स्टेप अप होता है, फर्दर क्या होता है, स्टेप अप होता है, फिर आगे जाता है, फिर ये सब ट्रांसमिशन लेवल पे आता है। किस पे आता है बच्चा, सब ट्रांसमिशन लेवल पे। पहला जो था वो ट्रांसमिशन लेवल था, ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लेवल, और ये यहां से यहां तक आपका ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगा, हम बोलेंगे ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन लेवल से सब ट्रांसमिशन लेवल पे आया, सब ट्रांसमिशन लेवल पे, सब ट्रांसमिशन लेवल पे, सब ट्रांसमिशन लेवल पे। सबसे अच्छी बात है
कि भाई जो ट्रांसफॉर्मर में आपको देखने को मिला ना, सॉरी जनरेशन में जो आपको देखने को मिला वो 3.3 किलो वोल्ट, ठीक है, जनरेशन बता रहा हूं। और अपने इंडिया में मैक्सिमम कितना जा सकता है, 11 किलो वोल्ट जा सकता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। क्या है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो प्राइमरी में जो वोल्टेज लगा रहेगा उसी को वो क्या करता है, सेकेंडरी में, ठीक है, बढ़ा के बताता है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज आती हैं, या तो हो सकता है 132 किलो वोल्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटी होती है 220 किलो वोल्ट हो सकता है, या फिर हो सकती है 440 किलो वोल्ट आपकी हो सकती है, 765 हो सकती है। ऐसे ही सब ट्रांसमिशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा क्या है, एक लेवल पे लेके आते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं 66 किलो वोल्ट। पहले क्या हुआ, सब ट्रांसमिशन हुआ, फिर सब ट्रांसमिशन में वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ट्रांसमिशन के लिए मुझे वोल्टेज चाहिए एनी हाउ, क्योंकि उसमें लॉसेस कम होते हैं, ठीक है। तो स्टेप अप का यूज करके ट्रांसफॉर्मर T1 बोल दिया और ये ट्रांसफॉर्मर T2 बोल दिया। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, स्टेप डाउन कर रहा हूं। ये क्या कर रहा हूं, स्टेप डाउन करके ना एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक लेके आ रहा हूं। तो यहां से आपके क्या हो गए, सब ट्रांसमिशन हो गए। तो सब ट्रांसमिशन लाइन से एक तो आपकी तरफ चल के आ जाता है, एक आपकी तरफ चल के आता है, और कुछ पोर्शन जो होता है, जो लार्ज कंज्यूमर होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस वगैरह के लिए, जैसे TCS का एक ऑफिस हो गया, तो लगभग 10-15 हजार लोग एनी हाउ रहते हैं एनी टाइम। इतने लोगों को मैनेज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हमें ऐसे ही क्या करते हैं, सब ट्रांसमिशन लेवल से ही इलेक्ट्रिसिटी को लेके आ जाते हैं, जो लार्ज कंज्यूमर हो गए, जो आपके क्या हो गए, लार्ज कंज्यूमर हो गए। फिर इसके बाद में आपका यहां से आगे डिवाइड होता है। अब जो आगे सब ट्रांसमिशन लेवल से आगे की तरफ जाता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड। तो आपका ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा वोल्टेज और डाउन कर देते हैं, 33 किलो वोल्ट हो गया या फिर 11 किलो वोल्ट हो गया, यहां तक डाउन कर देते हैं। अब यहां पे भी डिपेंड करता है, मान लीजिए कि आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसे आपका चलता है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, ठीक है, जनरली ये चलता है। तो प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी जनरली 33 किलो वोल्ट 11 किलो वोल्ट की रेंज पे रहता है, ठीक है, उस पर हम डायरेक्टली दे देते हैं। सेकेंडरी में हम लोग एक बार और स्टेप डाउन करते हैं, और स्टेप डाउन करके हम लोग क्या जनरली यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, फॉर एन एग्जांपल 400 वोल्ट हो गए, छोटी छोटी फैक्ट्रीज हो गई, या फिर हमारे घरों में आ रहा है जो 230 वोल्ट आ रहा है, वो सब यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल कंज्यूमर के। तो ये जनरली ये बेसिक आपका फॉर्मेशन है। तो पहले आपका जाता है बढ़ते हुए, ठीक है, जनरेशन जो होगा 3.3 किलो वोल्ट, ठीक है, 6.6 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट, इस तरीके से होता है। फिर उसको स्टेप डाउन करके हम लोग ट्रांसमिशन लेवल तक भेजते हैं। थोड़ा सा एक प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कहलाता है एक पावर सिस्टम का जो बेसिक लेआउट है वो कहलाता है। ऐसे ही बहुत सारे पावर, ठीक है, जनरली एक पावर सिस्टम की बात करें, रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे सिंगल ट्रांसफॉर्मर यूज किया तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर हम लोग यूज कर सकते हैं, और ये बेसिक एक आपका क्या बन जाता है, यहां से यहां तक पूरा, ठीक है, एक जनरेटिंग स्टेशन का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो पावर सिस्टम को डिनोट कर रहा है। किसे डिनोट कर रहा है, पावर सिस्टम से। अब यहां से यदि मैं बहुत सारे पावर सिस्टम बना देता हूं, ध्यान रखना ये, लेट अस कंसीडर कि मेरे पास है ना बहुत सारे पावर सिस्टम है, 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे पावर सिस्टम। तो एक ग्रिड करके नाम आता है। तो ग्रिड क्या करता है, इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस पावर सिस्टम। अब इसमें है ना हमारे पास है ना 4 ग्रिड आते हैं, सॉरी 5 ग्रिड आते हैं। तो पहला हो गया बेटा नॉर्दर्न ग्रिड हो गया। सेकंड क्या हो गया बेटा, ईस्टर्न ग्रिड हो गया, ठीक है। थर्ड क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड हो गया, ठीक है। चौथा क्या हो गया बेटा, वेस्टर्न ग्रिड हो गया। और फिफ्थ आपका क्या हो गया, सदर्न ग्रिड हो गया। मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह है कि महाराष्ट्र में जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हो रही है, वो कौन से ग्रिड के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग बता देना, साथ ही साथ आप लोग इसको नोट डाउन करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप प्रोसीड करते हैं कि
है ना। तो बेसिक बेसिक चीज आई थिंक समझ में आ गए होंगे सभी को कि किस तरीके से हम लोग यहां पे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यदि हम बात करें कि वेरियस टाइप्स ऑफ जनरेशन क्या हो सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ जनरेशन क्या क्या पॉसिबल। तो पहला जो जनरेशन है वो है आपका हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। सेकंड है आपका यदि हम बात करें तो दैट इज अ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। तीसरा जो है वो आपका कौन सा हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी, ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। चौथा है बेटा आपका डीजल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, ठीक है। पांचवा है बेटा आपका सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। छठवां है आपका विंड पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, ठीक है। डीजल हो गया, सोलर हो गया, ये हो गया। सेवेंथ है आपका और भी मतलब और भी बहुत सारे हैं जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड होगा, वो मैं ऐड कर दूंगा। एक और है मेरे ध्यान में है, पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट, पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट, पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट, पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट। बहुत सारे हैं और साथ ही साथ बहुत सारी हाइड्रोलॉजी होती है, पावर जनरेशन, इकोनॉमिक्स होता है, वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आई थिंक इट इज क्लियर है ना, सभी के लिए चीजें छोटी छोटी समझ में आ गई होंगी। तो जो मैं शुरुआत करने वाला हूं वो हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है, जो मैं यहां से शुरुआत करने वाला, ठीक है। तो सभी नोट डाउन करते रहो है ना चीजों को। तो पहला जो हम लोग यहां पे बात करेंगे दैट इज अ हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, दैट इज अ हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। मैं किसको डील करने वाला हूं सबसे पहले, दैट इज अ हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट को हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो व्हाट इज अ बेसिक हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, एक ऊपर पानी स्टोर किया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिजर्वॉयर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिजर्वॉयर। और ये है ना कंक्रीट का बना होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डैम। तो डैम के थ्रू हम लोग पानी क्या करके रखते हैं, रोक के रखते हैं। और फिर है ना कुछ पाइपिंग का अरेंजमेंट किया जाता है और नीचे की तरफ पानी को फ्लो कराया जाता है, ठीक है, बेसिक टाइप का। और उसी से क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक है ना। और बहुत सारी साथ में बहुत सारे अरेंजमेंट लगाते हैं और यहां पे कहीं ना कहीं जाके, यहां पे है ना बेटा, यहां पे जाके, ठीक है, आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, का जनरेशन होता है। जनरेशन होके यहां से यहां तक जो जा रहा है आपको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक आगे जो जाके ट्रांसफॉर्मर है, उससे आपका ये क्या हो रहा है, आगे की तरफ ट्रांसमिशन हो रहा है। सब बेसिक फंडा है जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, वही चीज है। रिजर्वायर हो गए है ना, बाकी ये पाइपिंग, पेन स्टॉक वगैरह क्या होता है, क्या किस तरीके से वर्क करता है, सब हम डील करेंगे। तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली ये जो भी आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है, जैसे रिजर्वायर हो गया, डैम हो गया, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। तो पानी जब स्टोर होता है, ठीक है, वाटर इज स्टोर्ड, वाटर इज स्टोर्ड, ठीक है, इन द रिजर्वायर, रिजर्वायर। और उस समय पे जो एनर्जी हम बोलते हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में कन्वर्ट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाइए बेटा, बहुत फायदा रहेगा आपको। वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर, ठीक है, वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर, जिसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जैसे ही मैं यहां से थोड़ा सा पानी रिलीज करता हूं, इधर नीचे देखिए, यहां से पानी रिलीज करता हूं। पानी रिलीज किससे किया जाता है, गेट्स के थ्रू। वहां पे थोड़े गेट वगैरह लगे रहते हैं, ओपन करते हो, ठीक है, तो वहां से क्या आ जाता है आपका, ठीक है, पानी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही ये पानी है ना, जैसे ही ये पानी आपका क्या करता है, फ्लो करता है, तो फ्लोइंग वाटर के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। और वही काइनेटिक एनर्जी जब आगे जाती है तो टरबाइन में, यदि हम बात करें टरबाइन में, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाती है आपकी, यहां से पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी आपकी गई और इसको ये किस में, इसको घुमाना शुरू कर देती है। तो यहां पे कौन सी एनर्जी आ गई बेटा, रोटेशनल एनर्जी आ गई। कौन सी आ गई, रोटेशनल एनर्जी आ गई। एंड उसी रोटेशनल एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है। जब पानी स्टोर था तो वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला, पानी फ्लो करने लगा तो काइनेटिक एनर्जी, उसको घुमाने लगा तो हमने बोल दिया बेटा रोटेशनल एनर्जी बन गई है। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन करने लगा तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका आने लगा। एक बेसिक तौर का है ना, पूरा एनर्जी का कन्वर्जन चल रहा है और ग्रेविटी के थ्रू सब कुछ यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये बेसिक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया।
तो अब इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे इंडिया की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो आपका ये 5th लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है, जबकि पाकिस्तान वगैरह में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस, आने वाले सालों में हो सकता है कि भाई बाढ़ भी आ जाए वहां पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस हाइड्रो के थ्रू प्लांट ये बनना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सबसे जो टॉप पे है ना बेटा, वो है चाइना, जो प्रोड्यूसर करता है ना, चाइना है। फिर आपका है यूएसए, फिर कौन सा है, यूएसए हो गया। तीसरा आपका हो गया ब्राजील, तीसरा कौन सा है, ब्राजील। फिर आपका कनाडा, फिर आपका हो गया कनाडा, फिर आपका हो गया इंडिया, अपना हमारा प्यारा भारत, दैट इज इंडिया। अब आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ 5th लार्जेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस तरीके से, आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये बेसिक है, किस तरीके से काम करेगा वो डिफरेंट कंपोनेंट हम देखने वाले हैं। तो कंपोनेंट की यदि हम बात करें तो बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपका रिजर्वॉयर हो गया, ठीक है, फिर जैसे कि आपका यहाँ पे डैम हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये गेट्स हो गए, इसको हम लोग गेट्स बोलते हैं, ये सर्च टैंक हो गए, यहाँ पे इसको बोलते हैं पेन स्टोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेन स्टोक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, टरबाइन हाउसिंग हो गई, टरबाइन हाउसिंग हो गई इस तरीके से चलता है। और भी सब बहुत सारी चीजें रहती है, स्पिलवे रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, एक एक करके हम दिखाएंगे। तो पहला जो कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, ठीक है, वो हम लोग एक एक करके यहाँ पे डील कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज नथिंग बट रिजर्वॉयर और द डैम। पहला कंपोनेंट कौन सा है, रिजर्वॉयर और द डैम। तो रिजर्वॉयर और द डैम एक्चुअली कर क्या रहा है यहाँ पे, रिजर्वॉयर और द डैम यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहा है, रिजर्वायर और डैम यहां पे क्या करता है, पानी को स्टोर करने के काम आता है। जस्ट इट इज यूज टू स्टोर द वाटर, स्टोरिंग द रेनी सीजन वाटर, पानी को स्टोर करने के काम आते हैं। और फिर जो ड्राई सीजन जब आता है ना, जब आपका कौन सा आता है, ड्राई सीजन आ गया, जब बारिश वगैरह नहीं होती है, तब उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, देन वी यूज। अब ये जो डैम है वो आपके है ना, जो रिजर्वायर जो बन रहे हैं आपके, ये जो आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये रेड कलर से मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन देख रहा है इसको बोलते हैं रिजर्वायर, ठीक है। और ये वाला जो रेड वाला अभी मैंने शो कर रहा हूं, ये बोलते हैं डैम। तो जो पानी रोक रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डैम बोलेंगे। और जो पानी को क्या कर रहा है, जो जहां पे पानी रुका हुआ उसे रिजर्वायर बोलेंगे। तो जनरली आपका रिजर्वायर क्या कर रहा है, रिजर्वायर, ठीक है, ये एक टाइप की जगह है, इट इज अ प्लेस टू स्टोर वाटर, ठीक है, प्लेस टू स्टोर द वाटर। और जबकि यदि मैं डैम की बात करूंगा, ठीक है, डैम इज अ, ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो पानी को क्या करता है, रोकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी को रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, यहां पे है ना कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ अ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, ठीक है, पानी को रिस्ट्रिक्ट करता है, आगे नहीं फ्लो होने देता, रिस्ट्रिक्ट करता है, पानी को रिस्ट्रिक्ट करता है। पानी को जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, डैम कहलाएगा। और बेटा यही जो डैम है ना वो किसका बना होता है, ये बना होता है कंक्रीट का, ठीक है, ये बना होता है आपका स्टोन का, इस तरीके से आपके ये क्या होते हैं, बने होते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड द रिजर्वायर और द डैम, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट करते रहना इन सब पॉइंट को, बिकॉज दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं 4 वे की तरफ, ठीक है। व्हाट इज द 4 वे, ठीक है, आप डायग्राम दे सकते हैं, इस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, पर जनरली इस डायग्राम से आपको उतना तो समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं बेसिक बता देता हूं। जैसे क्या होता है कि रिजर्वायर में पानी हमने क्या करके रखा है, स्टोर करके रखा है। कई बार लोड का फ्लक्चुएशन आता है कि मान लीजिए कि एकदम से हमको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट के लिए प्राइम मूवर बहुत ज्यादा घूमना चाहिए, मतलब टरबाइन बहुत ज्यादा घूमना चाहिए, और टरबाइन को घुमाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है, ज्यादा पानी के लिए हम लोग को, ठीक है, ऊपर से ज्यादा पानी का फ्लो आना चाहिए। तो बहुत सारे लोड फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, तो उस समय पे ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, कहीं पे भी लोड फ्लक्चुएशंस। तो जैसा ये पानी को स्टोर कर रहा है वैसे ही ये भी आपका काम होता है। सेकेंड चीज आपका फ्लड कंट्रोल में ये काम आता है, किसमें आता है, फ्लड कंट्रोल में। फ्लड कंट्रोल में कभी बाढ़ की स्थिति आ जाती है ना, तो वहां पे फ्लड कंट्रोल बोलते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो गया हम लोग बोलेंगे 4 वे।
तो 4 वे क्या है, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ रिजर्वायर बोल सकते हो, पर रिजर्वायर नहीं है, ठीक है, मतलब इट इज यूज टू हैंडल, ऐसे बोल सकते, यूज्ड टू हैंडल, ठीक है, लोड फ्लक्चुएशन, लोड फ्लक्चुएशंस एंड फ्लड कंट्रोल कंडीशंस, ठीक है। तो मतलब जितने भी, यदि मुझे लोड फ्लक्चुएशन को मैनेज करना है या फ्लड कंट्रोल को मैनेज करना है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, मैनेज कर सकता हूं। सबको समझ में आ रहा है मेरे बच्चों कि यहां तक चीजें क्लियर हैं? आई थिंक सब अच्छे से क्लियर चल रही होंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 वे का यूज होता है। 4 वे से हम लोग क्या करते हैं, वो यूज करते हैं तो एक साइड में है, एक जगह और बनाई जाती है, सो दैट हम लोग उसको पानी को यूज कर सकते। तो जैसे सर्च टैंक पढ़ूंगा तो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसका क्या एक्चुअली यूज क्या है, ठीक है ना। थोड़ा देर बस थोड़ा सा भावनाओं को शांत रखिए, बस आराम से समझ में। नेक्स्ट है बेटा स्पिलवे। स्पिलवे मतलब आपको निकालना है इसको, ठीक है। कई बार होता है फ्लड कंट्रोल करने के लिए फ्लड की कंडीशन आ जाती है, तो एक्सेस पानी है ना आपका फ्लो होना चालू हो जाता है। तो इधर उधर जाने से अच्छा है, किसी गांव में जाने से अच्छा है कि भाई उसको मैं एक पर्टिकुलर रास्ते से निकाल दूं। स्पिलवे वहां पे यूज होता है। तो जब भी मान लीजिए कि ड्यूरिंग कोई आपकी फ्लड कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, फ्लड की कंडीशन है, तो रिजर्वायर में जो पानी होता है ना, ठीक है, वो एक्स्ट्रा फ्लो होने चाहिए। तो ड्यूरिंग द फ्लड कंडीशन, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर, ठीक है, रिजर्वायर के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है, और जो क्या करना लगता है कि ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देता है, ओवरफ्लो स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग यूजिंग द स्पिलवे, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो स्पिलवे कर क्या रहा है, एक मिनट, तो स्पिलवे आपका कर क्या रहा है, स्पिलवे क्या कर रहा है, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बड़ी ही आसानी तरीके से एक बहुत प्रॉपर डायरेक्शन देते हुए एक्स्ट्रा वाटर को क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, ट्रेंड विद सम प्लान्ड अरेंजमेंट, ठीक है, किसी एक प्लान्ड अरेंजमेंट के थ्रू हम लोग स्पिलवे के थ्रू क्या निकाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं। ये इस तरीके से देखने को मिलता है। अब सर इसमें कहां पे होता है, आप लोग डायग्राम में तो दिखा दीजिए थोड़ा, चलिए दिखा देते हैं भाई डायग्राम में। यहाँ से साइड से है ना, साइड से, यहाँ से तो ये डैम वैम बना रहता है, साइड से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके का कंक्रीट स्ट्रक्चर हम लोग बना के रखते हैं, सो दैट यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी है इस तरीके से फ्लो होकर निकल जाए। आई थिंक इट इज, एक बार देख सकते हैं बेटा, यहाँ से सब दिख रहा है, इस तरीके से एक्स्ट्रा पानी हम लोग निकाल सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। अब कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज होनी चाहिए, तो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो उसके पास चीज होती है, दैट इज बाय द यूज ऑफ कंक्रीट। जो हमारे जो गेट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, सॉरी कंक्रीट गेट नहीं, कंक्रीट का तो बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ द कंक्रीट। किसका बना होता है, कंक्रीट का बना होता है, किसका बना होता है, कंक्रीट का। एंड साथ में आपका जो गेट्स जो बने होते हैं कंट्रोलिंग, पानी को कंट्रोल करने के लिए कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, वो मेटल कंट्रोल गेट्स होते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल कंट्रोल गेट्स। नाम बोलिए, मेटल कंट्रोल, ये हो जाएगा बेटा मेटल कंट्रोल गेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्पिलवे। तो बाढ़ की स्थिति पैदा ना हो इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, पानी को, एक्सेस पानी को हम लोग क्या कर देते हैं, उसका निकास कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, ड्रेन कर देते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका यहाँ पे फोर्थ है सर्ज टैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% बनता है। तो सर्ज टैंक क्या करता है, दो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्ज टैंक लगा हुआ है, ठीक है। क्या होता है कि एकदम से पानी, यदि मान लीजिए जैसे फ्लो कर रहा है, एकदम से पानी फ्लो कर रहा है यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे टर्बाइन हाउसिंग है, एकदम से पानी फ्लो कर, ठीक है। ये जो पानी, ये पाइप है उसको हम लोग पेन स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक बोलते हैं। तो पानी जो एकदम से फ्लो कर रहा है और यहां से आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा समझो कि सभी के सभी घूमने निकल गए मोहल्ले के लोग, आप पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहां से क्या कर दोगे, इसको बंद कर दोगे। जैसे पानी को बंद कर दोगे तो एकदम से पानी आके यहाँ पे हिट करना स्टार्ट करेगा,
वहां पे बंद किया ना, वहां पे बिल्कुल एकदम से पानी आके हिट करना स्टार्ट कर, तो वहां पे वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। क्या होने के चांसेस होते हैं? डैमेज होने के चांसेस। एकदम से जो पानी वहां पे हिट कर रहा है, ठीक है, और बिल्कुल, तो उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर हैमरिंग इफेक्ट बोलते हैं। एकदम से पानी टकरा है वहां पे, तो जो भी आपके टरबाइन गेट्स पे एकदम से पानी टकराता है, व्हाट इज दैट? ड्यूरिंग ऑफ लोड पीरियड। कौन से पीरियड में? ऑफ लोड पीरियड। ऑफ लोड पीरियड मतलब जब हमको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, वहां पे लोड एकदम से रुक गया, ड्यूरिंग द ऑफ लोड पीरियड वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड, देन जो टरबाइन गेट्स होते हैं, देन टरबाइन गेट्स आर क्लोज्ड, उनको हम लोग क्या कर देते हैं? क्लोज। तो ये जो हैवी वाटर फ्लो होता है, फ्लो क्रिएट्स द ह्यूज इंपैक्ट, ठीक है, उसी इंपैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर हैमरिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो भाई इससे ये घाटा हो सकता है ना, कि जैसे इंपैक्ट इस पे डाला, तो हो सकता है कि बहुत सारा पानी जो एकदम से इकट्ठा हो गया, इतना सारा प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे ये जो पेन स्टॉक है, जो आपने पेन स्टॉक यहां पे बात कर रहे हैं, वो पेन स्टॉक क्या हो सकता है? बर्स्ट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ड्यू टू हाई प्रेशर, वहां पे हाई प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा? वहां पे हाई प्रेशर लग रहा है। तो ड्यू टू हाई प्रेशर जो पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक की वॉल जो है, पेन स्टॉक वो क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। पेन स्टॉक की वॉल क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए, फॉर कंट्रोलिंग दिस, ठीक है, ये जो हो रहा है ना पूरा, टूटना नहीं चाहिए ना भाई, तो ये जो कंट्रोलिंग दिस वी यूज द सर्ज टैंक। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्ज टैंक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे पानी एकदम से कम हुआ, तो ये जो प्रेशर पूरा टोटल इस पाइप पे लग रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो सर्ज टैंक धीरे धीरे क्या होने लगता है? ठीक है, बढ़ने लगता है। अब जब और पीक लोड का टाइम है, तो वहां से सर्ज टैंक यहां से पानी का फ्लो कराना चालू कर देता है। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। तो व्हाट इज द वाटर हैमरिंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां से पेन स्टॉक की। व्हाट इज अ पेन स्टॉक? पेन स्टॉक यार सीधा सा आपको पता है कि यहां से पानी को क्या करता है, वो आपको कैरी करने का काम करता है, ठीक है। पानी को क्या कर रहा है? कैरी करने का काम कर रहा है। अब देख सकते हो कि इस तरीके से आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं।